चौधरी साहब ने एक जलसा किया 1973 में यहाँ रोहतक में। और चौधरी साहब ने कहा, दोस्तों आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, किसानों और गैर किसानों, जो खेत में पसीना निकाल करके रोटी कमाता है मैं उसका लीडर हूँ और उसकी बात करता हूँ। इस नाते से आपको एक बात कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अजीत सिंह अगर मेरे नाम से वोट मांगे तो मेरे नाम से वोट मत देना, उसके करैक्टर को देख लेना वोट देने लायक है कि नहीं। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, वो मैं मंत्री था तब पैदा हुआ, वो अमेरिका में रहता है। कुछ लोग बताते हैं कि वो इतनी लंबी सिगरेट भी पी लेता है, इसलिए वंशवाद में आकर के मेरे नाम से वोट मांगे तो मत देना। ये करैक्टर आज देश के किसी नेता में नहीं है ये बात कहने का। जब कोई समस्या ही नहीं है तो राजनीति करेंगे, तो मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ। एक तो आपको धन्यवाद देने आया था, चुनाव में आप लोगों ने मेहनत की और फिर बैठ के गपशप लगाएंगे, तो जान पहचान तो रहेगी ही। राजनीति हो ना हो, मुझे आप लोगों के बीच में आके अच्छा लगता है और कोई कारण नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मुझे। राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र खवारी। जैसे जीवन एक अटल सत्य है, वैसे ही मृत्यु भी एक अटल सत्य है। सबको जाना है इस दुनिया से जो लोग आए हैं। चौधरी अजीत सिंह का निधन एक बहुत बड़ी भारतीय राजनीति के लिए इसलिए भी क्षति है क्योंकि वो उस दौर के सबसे पढ़े लिखे राजनेताओं में से एक थे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चौधरी चरण सिंह की दूरदर्शी सोच का कि 1960 के दशक में वो IBM जैसी फर्म में काम करते थे और उनको IIT खड़गपुर में उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था। अमेरिका में उन्होंने नौकरी की। 1980 में जब चौधरी चरण सिंह बीमार हुए तो मजबूरी में चौधरी अजीत सिंह बेमन से राजनीति में आए। और कभी चौधरी चरण सिंह भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजनीति में आए, और वो मजबूरी उनको राजनीति में खींच लाई। चौधरी चरण सिंह ने कभी इस तरह की महत्वाकांक्षाएं भी नहीं रखी कि उनका बच्चा राजनीति में बहुत तरक्की उन्नति करे और उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाता रहे। बस वो एक परिस्थितियां ऐसी बनी कि चौधरी चरण सिंह को चौधरी अजीत सिंह को कहना पड़ा कि अब तुम पार्टी संभालो। वो अमेरिका से लौटे और पार्टी संभाली। उसके बाद वो राज्यसभा गए, 7 बार सांसद गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत, और उनकी कभी आपस में बनी नहीं, क्योंकि जो किसान नेता की जो दावेदारी थी वो महेंद्र सिंह टिकैत कहीं ना कहीं चौधरी अजीत सिंह के सामने वो बाजी मार गए थे। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो अंतिम जो काम उन्होंने किया था, अंतिम जो मदद राजनीतिक रूप से किसी की थी तो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की थी। और ये जो गाजीपुर बॉर्डर का जो अंतिम जो फैसला था, लोक दल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाके जो मोर्चा संभाला था, वो उनकी अंतिम मदद किसान आंदोलन में कही जा सकती है। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं और उनके 2 बड़े सपने थे जो उनके जाने से छूट गए हैं, वो कभी अब पूरे नहीं हो सकते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा आज उनके 2 बड़े सपनों पे करेंगे। पहला सपना ये था कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश है उसका मुख्यमंत्री बनने का एक सपना उन्होंने देखा था, और उनके करीबी मित्र बताते हैं कि इसकी टीस उनको रही कि वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 1979 में 1989 में 4 दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया था, जनता दल। वहाँ पे यूपी में 208 सीटें पे उनको जीत मिली थी और 425 का जो बहुमत सीटें थी उनमें से उनको 14 अन्य विधायकों की ज़रूरत थी। तो VP सिंह ने चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री पद के लिए फाइनल कर दिया था, और जो मुलायम सिंह जी हैं वो उप मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम फाइनल हो गया था। लेकिन चौधरी अजीत सिंह तो शपथ लेने की तैयारियों में लग गए, लेकिन मुलायम सिंह ने नीचे से नीचे खेल कर दिया और जन मोर्चा के जो उसके साथ सेटिंग कर ली और उन्होंने मुलायम सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया। VP सिंह ने जो पर्यवेक्षक दल भेजा था उसमें ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम बना कि VP सिंह चाहते थे कि चौधरी अजीत सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके बावजूद वो 5 मतों से
मुख्यमंत्री की रेस में हार गए और उसके बाद दोबारा उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का कुदरत ने, किस्मत ने अवसर नहीं दिया। एक तो उनका ये अधूरा सपना उनके साथ चला गया है। दूसरा जो सपना था वो था हरित प्रदेश के निर्माण का। मायावती जी ने अपने शासनकाल में 4 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को डिवाइड करने का मांग पत्र केंद्र सरकार को भेजा था और वो उन्होंने कई आपत्तियां लगाकर वापस भेज दिया था। लेकिन असल में जो उत्तर प्रदेश को विभाजित करने का जो प्लान था और उसको बागपत, मेरठ और ये जो इलाके मिलाकर, कुछ कुमाऊं का क्षेत्र मिलाकर चौधरी अजीत सिंह एक हरित प्रदेश बनाना चाहते थे। कुछ लोग इसको विशाल हरियाणा के कॉन्सेप्ट से मिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये विशाल हरियाणा का कॉन्सेप्ट तब होता है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों को मिलाकर एक प्रदेश बनाने की बात होती। लेकिन चौधरी अजीत सिंह चाहते थे कि एक हरित प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है उसका एक अलग प्रदेश हो, ताकि यहाँ की जो किसानी कौमें हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके। 90 के दशक में ये मांग पूरी जोरों शोरों से उन्होंने उठाई और संसद में वो बहुत गरजते हुए इसको लेके भाषण देते थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उनको मुलायम सिंह के साथ होना पड़ा तो उन्होंने इस मांग से भी अपने पैर पीछे खींच लिए। फिर राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी आई पिछले आप देख ही रहे हैं 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, जहाँ से उनको राजनीतिक सम्मान जिस क्षेत्र से मिला था अब वो नहीं मिल पाया। वो खुद एक चुनाव हार गए। खुद ये दोनों मुजफ्फरनगर से वो चुनाव हारे, उनके बेटे मथुरा से चुनाव हारे। तो अभी जो उनके जो सितारे थे वो एक तरीके से गर्दिश में थे। लेकिन किसान आंदोलन ने उनको एक नई राजनीतिक ऊंचाई देने की जो एक आशा की किरण थी उसको अब चौधरी अजीत सिंह नहीं देख पाएंगे। वो चीज़ें अब जैन चौधरी शायद देख पाएँ। इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह का जो व्यक्तित्व था बहुत मिलनसार थे और किसानों को लेकर आज एक उनकी क्लिप भी बहुत लोगों ने देखी होगी। मैं अंतिम में चलाऊंगा उसको, आप ज़रूर उसको देखना। और हमेशा वो गरीब गुरबों में, कमेरों में चौधरी अजीत सिंह को याद रखा जाएगा। चौधरी अजीत सिंह ने जीवन में बहुत गलत फैसले भी लिए। उनमें से एक फैसला रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उप चौधरी हरद्वार लाल के इस्तीफ़ा देने से जो सीट खाली हुई थी उस पे अपनी जो माँ हैं गायत्री देवी, उनको चुनाव लड़ाना भी एक गलत फैसला उनके जीवन के उसमें माना जाएगा। और उनमें गायत्री जी की ज़मानत जब्त हो गई थी। तो चौधरी अजीत सिंह बहुत दूरदर्शी फैसले राजनीति में नहीं ले पाए। हालांकि वो 4 प्रधानमंत्रियों के उसमें कैबिनेट मंत्री रहे हैं, किसी के साथ भी उनकी पटरी आसानी से बैठ जाती थी। लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति की ये विशेषकर एक पहचान है कि हम बाप की छवि को बच्चों में देखते हैं और ख़ासकर राजनीति के क्षेत्र में हम तुलना करते हैं कि इनके पिता कैसे थे। तो चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह बहुत अलग व्यक्तित्व के स्वामी थे। और एक दौर तो ऐसा था कि चौधरी चरण सिंह खुद नहीं चाहते थे कि चौधरी अजीत सिंह राजनीति में आएँ, और अगर वो आए भी तो चौधरी चरण सिंह ये चाहते थे कि उनकी अपनी एक राजनीतिक सोच हो, अपनी एक शैली हो। रोहतक में उन्होंने एक रैली में अपने बेटे अजीत सिंह के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। लोकदल से ही विधायक रहे हैं हमारे एडवोकेट संत कुमार जी, हसनगढ़ हलके से। उन्होंने वो रैली देखी थी और उस रैली में उन्होंने अजीत सिंह के बारे में क्या कहा था वो आप ज़रूर सुनिए। उसको सुन के आपको लगेगा कि कितनी बड़ी ऊंचाइयों के नेता चौधरी चरण सिंह थे और चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को संभालने में चौधरी अजीत सिंह को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा और कितने लोगों ने उनको अपने पिता से तोल कर देखा होगा। चौधरी साहब ने एक जलसा किया 1973 में यहाँ रोहतक में, और चौधरी साहब ने कहा दोस्तों आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, किसानों और गैर किसानों, जो खेत में पसीना निकाल करके रोटी कमाता है मैं उसका लीडर हूँ, उसकी बात करता हूँ। इस नाते से आपको एक बात कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अजीत सिंह अगर मेरे नाम से वोट मांगे तो मेरे नाम से वोट मत देना, उसके करैक्टर को देख लेना वोट देने लायक है कि नहीं। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, वो मैं मंत्री था तब पैदा हुआ, वो अमेरिका में रहता है। कुछ लोग बताते हैं कि वो इतनी लंबी सिगरेट भी पी लेता है, इसलिए
वंशवाद में आकर के मेरे नाम से वोट मांगे तो मत देना। ये करैक्टर आज देश के किसी नेता में नहीं है ये बात कहने का। होगा तो एक बरगद के नीचे पेड़ का पनपना बहुत बड़ी बात है। चौधरी चरण सिंह के नाम के बरगद के नीचे अजीत सिंह जैसा राजनीतिक पैदा हुआ। दोनों की अलग कार्यशैली थी और दोनों के अलग राजनीतिक उसूल और चलने के तरीके थे, लेकिन निश्चित तौर पे चौधरी अजीत सिंह ने भारतीय राजनीति में अपना एक अलग स्थान हासिल किया और दुनिया में और भारत में उनको हमेशा किसानी कौमें याद करती रहेंगी। हम चौधरी चरण सिंह को नमन करते हैं। नमस्कार दोस्तों।